हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मुकेश कश्यप। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिजिक्स के चैप्टर 1 का क्लास 11th के चैप्टर 1 का ये पार्ट 3 है। इससे पहले दो पार्ट के अंदर हम पूरा चैप्टर कवर कर चुके हैं और इस चैप्टर के अंदर हम इसका एंड करने वाले हैं। इससे पहली वीडियो के अंदर यानी कि पार्ट 2 के अंदर जो मैंने सवाल पूछे थे उनका सही जवाब देने वाली है अनन्या पांडे, जो आरा बिहार से हैं। दूसरी है निधि, ये भी आप मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। और तीसरी है दिव्यांशी यादव मुरादाबाद से। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप तीनों को। और आज की वीडियो में जो सवाल पूछे जाएंगे उनका आप में से कौन सही जवाब देता है देखते हैं, उसका नाम अगली वीडियो के अंदर लिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों, इससे पहले आपने सभी शाखाओं के बारे में जान लिया है। विज्ञान की यानी कि भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं उनके बारे में जान लिया है। आज इस वीडियो के अंदर हम सारी की सारी वो चीज कवर करेंगे कि हमने इन शाखाओं के बाद क्या हासिल किया, किस तरीके से नई नई शाखाओं का निर्माण हुआ और किन शाखाओं से हमें क्या चीज प्राप्त हुई। तो ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हम देखेंगे भौतिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी की फिजिक्स के जो हमें निर्माण किए, हमने जो कुछ भी सोचा, जो कुछ नए नए नियम बने, उनका उपयोग हमने टेक्निकल लाइन में कहां कहां किया, टेक्नोलॉजी के अंदर वो उसने कैसे कैसे हमें सहायता प्रदान की। आप सभी जानते हैं कि अगर हम किसी विज्ञान को पढ़ते हैं तो उसके बाद उससे कुछ ना कुछ रिसर्च होकर हमारे आम जीवन में, हमारे दैनिक जीवन के अंदर यूजफुल थिंग होगी, तभी तो हमारे काम की होगी, अन्यथा उसको पढ़ के क्या फायदा। तो बहुत सी जगह ऐसा हुआ कि हमने पहले आविष्कार किए, उसके बाद टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया। और बहुत सी जगह ऐसा हुआ कि टेक्नोलॉजी ने पहले जन्म लिया, उसके आधार पर हमारे आविष्कार संभव हो पाए। जैसे कि भाप का इंजन था, तो भाप का इंजन हमें जब भाप का इंजन हुआ था तो उस भाप के इंजन को चलाते समय हमें बहुत हल्की स्पीड आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, समय की मांग के अकॉर्डिंग वो स्पीड तेज करने की जरूरत हुई, तो टेक्नोलॉजी को बढ़ाना पड़ा। यानी कि हमें जरूरत के हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाया। और बहुत सी जगह ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारी जरूरत बन जाती है। ठीक है, तो जरूरत और टेक्नोलॉजी के अंदर जो सामंजस्य है वो यहां पर हम आपको बताएंगे। जैसा कि क्या है, लीवर निकाय की जब खोज हुई तो उससे, यानी कि लीवर निकाय मतलब लीवर सिस्टम, लीवर जब हमने बनाना सीखा उससे पता चला, उसके बाद में लीवर बनने के बाद, लीवर की जब खोज हो गई तो लीवर के बाद मशीनों के डिजाइन, नए नए डिजाइन आने शुरू हो गए। तो ये औद्योगिक रूप में यानी कि टेक्नोलॉजी के अंदर विज्ञान का पहले विज्ञान आया, फिर बाद में मशीन का डिजाइन आया। इसी तरीके से तरल बहाव यानी कि लिक्विड फ्लो, हमें पता चला कि लिक्विड जो है वो किस तरीके से फ्लो करता है। जब लिक्विड के फ्लो करने का सिद्धांत हमको पता चला, तब उस सिद्धांत के बाद में वायुयान की खोज हुई। यानी कि हमें जब लिक्विड को बहाना पता चल गया, तब हमने वायुयान किस तरीके से उड़ाना है वो हमने रिसर्च की और उस पर काम करना चालू कर दिया। उसके बाद ऊष्मा के कार्य रूपांतरण, जैसे कि आपको पहली वीडियो में भी बता चुका हूं कि ऊष्मा अगर कार्य में रूपांतरित हो जाती है तब क्या होता है। तो ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण हुआ तो उससे क्या पता चला, ऊष्मा इंजन का आविष्कार हुआ। तो हमने पहले क्या सीखा, ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण सीखा। तो उसके बाद में टेक्नोलॉजी के अंदर हमने क्या उसका आविष्कार कर दिया, ऊष्मा इंजन का आविष्कार कर दिया। अर्धचालकों की खोज हुई, संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर, इनकी जब खोज हुई तो इनकी खोज के बाद में जब हमें ये चीजें प्राप्त हो गई, अर्धचालक के बारे में पता चला, संधि डायोड के बारे में पता चला, ट्रांजिस्टर के बारे में पता चला, तब इन चीजों की वजह से रेडियो हमारे हाथ में आया, टेलीविजन हमारे हाथ में आया, कंप्यूटर हमारे सामने आया और रोबोट का निर्माण हो पाया। ये किसकी वजह से हो पाया, जब हमें इन सब चीजों के बारे में पता चला, अर्धचालक, संधि डायोड और ट्रांजिस्टर, इनकी वजह से इनका निर्माण हो पाया।
बात समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट देखते हैं कि नाभिकीय विखंडन। देखो एक जगह विखंडन है, दूसरी जगह संलयन है। विखंडन का मतलब होता है टूटना। अगर नाभिक को हम तोड़ देते हैं अलग अलग पार्टिकलों में, तब उसको विखंडन बोलते हैं। और अगर नाभिक को अगर हम संलयन कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो उसको मतलब संलयन मतलब जोड़ना। अगर जोड़ते हैं, उन टुकड़ों को संलयित कर लेते हैं, दो नाभिकों को जोड़ लेते हैं, तो उनको बोलते हैं हम नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन जब हमने किया, तो नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त हुई? परमाणु भट्टी, तरह तरह की भट्टियों के बारे में पता चला, परमाणु बम का निर्माण हुआ। यहां पर हमें देखो पता चलता है कि बहुत सी जगह तो हमारी जो विज्ञान है, जो हमारी भौतिकी है, बहुत सी जगह हमारे लिए लाभकारी साबित हुई है, और बहुत सी जगह इसका हमने बहुत दुष्प्रभाव भी हम पर पड़ा है, यानी कि हमने इसका गलत उपयोग भी किया। परमाणु बम का इस्तेमाल हम बहुत से अच्छे कामों में भी कर सकते थे, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु बम गिराया गया था, तब इससे बहुत लोगों की मौत हुई थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। इस वजह से हमारे हाथ में है कि हम विज्ञान का सही उपयोग कर पाते हैं या गलत उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की वजह से हाइड्रोजन बम का निर्माण हुआ। एक्स किरणों की जब खोज हुई, तो एक्स किरणों की खोजों से हमें पता चला कि हमने एक्स किरणें की मशीन, यानी कि एक्सरे मशीन, जो कि हम आजकल एक्सरे करवाने जाते हैं, वो एक्सरे मशीन जो है वो एक्स किरणों की खोज के बाद में हमें प्राप्त हुई। लेजर का जब हमें आविष्कार हुआ, लेजर के बारे में जब पता चला, तो लेजर की वजह से कैंसर के उपचार के अंदर हमें किसकी जरूरत पड़ी? लेजर का उपयोग करते हैं। और गुर्दों के लिए लेजर के उपचार में, और गुर्दे के उपचार के अंदर किसका उपयोग करते हैं? लेजर का। और गाल ब्लेडर से पथरी हो जाती है, तो पथरी को भी लेजर के द्वारा हम निकाल पाते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चला कि विज्ञान जो है वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमें बहुत अच्छी तरीके से, एक तरीके से दोस्ती का संबंध है। जहां टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी, तो वहां टेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ आविष्कार हुए, और कुछ आविष्कारों की वजह से टेक्नोलॉजी में प्रभाव पड़ा। तो इन दोनों का एक दूसरे से बहुत ही गहरा संबंध है। तो बच्चों कुछ आगे बढ़े, तो हमने इसका प्रभाव टेक्नोलॉजी के बाद समाज पर देखना प्रारंभ किया कि समाज में इसका क्या असर पड़ा। तो अगली बात आती है भौतिक विज्ञान एवं समाज, यानी कि फिजिक्स एंड सोसाइटी। अब सोसाइटी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? सोसाइटी पर इसके बहुत अच्छे प्रभाव पड़े। जैसा कि आप लोग क्या देखते हैं कि जब भी घर के अंदर घुसते हैं, तो सबसे पहले बाहर से आने के बाद आप या तो गर्मी के होती हैं, तो गर्मियों में आते के साथ अपने घर की लाइट खोलते हो, पंखा खोलते हो, और आराम से बैठ जाते हो, कूलर की हवा लेते हो। तो ये सब चीजें जो उपलब्ध हुई, वो कहां से हुई? विज्ञान की वजह से, यानी कि फिजिक्स की वजह से। उसके अलावा जो कुछ भी प्रेशर कुकर अगर घर के अंदर आया, तो वो किसकी वजह से आया? विज्ञान की वजह से। आप अगर दवाई लेने जाते हैं, तो दवाई के अंदर इंजेक्शन की खोज हुई विज्ञान की वजह से। आप सीटी स्कैन कराने जाते हो, विज्ञान की वजह से। एक्सरे कराते हो, विज्ञान की वजह से। तो आप बहुत सारे ऐसे, जहां पर भी आप जाओगे वहां पर विज्ञान को पाओगे। सारा काम अगर देखा जाए, तो विज्ञान के बगैर हम अब कुछ भी नहीं है। विज्ञान ने हमें इतना आधुनिक बना दिया है, हम और लगातार इसमें प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। लगातार हम मोबाइल देखते हैं, तो मोबाइल भी किसकी वजह से आया? विज्ञान की वजह से। आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझसे बात कर पा रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, किसकी वजह से? विज्ञान की वजह से। तो इतनी दूर बैठे हुए जो कंप्यूटर आपके हाथ में है या मोबाइल हाथ में है, वो भी किसकी वजह से? विज्ञान की वजह से। तो विज्ञान हमारे साथ में, सोसाइटी के साथ बहुत गहरा संबंध है, और हम सब विज्ञान की वजह से ही इतनी तरक्की कर पा रहे हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा, प्रकृति के अंदर हमारे 4 प्रकार के मूल बल होते हैं, जिनके बेस पर आप पूरी की पूरी फिजिक्स के सारे बलों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन 4 बलों पर ही बेस सारे के सारे बल काम करते हैं। वो 4 बल कौन से हैं? जिनको हम बोलते हैं प्रकृति में कार्यरत मूल बल, या फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। तो फंडामेंटल फोर्स जो है वो 4 है। पहली है हमारी
गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी फोर्स है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा बल है जो हमेशा हर जगह पर, हर किसी पिंड, व्यक्ति, हर किसी जगह पर लगता है। तो ये प्रकृति में या हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सभी दो या दो से अधिक पिंडों के बीच लगने वाला एक ऐसा आकर्षण बल है। कौन सा बल है? आकर्षण बल। ये गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा एक आकर्षण बल होता है, यानी कि ये हमेशा अट्रैक्ट करने की पावर रखता है। ये दो पिंडों के बीच लगता है और इनकी दूरी बहुत ज्यादा बड़ी होती है। यह एक बहुत क्षीण बल होता है। क्षीण मतलब बहुत ही नाम मात्र का बल होता है, लेकिन इसको जितनी ज्यादा द्रव्यमान होगा किसी पिंड का, ये बल की मात्रा उतनी ज्यादा हो जाती है। इसी बल की वजह से हम पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा पाते हैं। हम मतलब पृथ्वी के चारों तरफ, हम सॉरी कह रहे हैं, सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी चक्कर लगा पाती है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा पाता है। जितने ग्रह उपग्रह सारे के सारे एक साम्य अवस्था में हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जुड़े हुए होते हैं। अगर ये फोर्स ना होती तो हम कोई भी सामान सीधी तरीके से नहीं रख पाते। हम अगर ये मारकर गिरा रहे हैं तो नीचे की तरफ गिर रहा है, तो नीचे की तरफ जो गिर रहा है यही हमारी ग्रेविटी है। तो ये जो बल है इसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और दो पिंडों के बीच में ये काम करता है। समझ में आई बात? तो ये हमारा जो बल है ये पहला मूल बल होता है। जब इसके बारे में आगे चैप्टर होगा तो उसमें इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन। तो बच्चों दूसरा बल जो है वो है वैद्युत चुंबकीय बल, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये जो बल है ये विद्युत चुंबकीय आवेशों के बीच लगता है। किसके बीच लगता है? विद्युत चुंबकीय आवेशों के बीच लगता है। तो इसके लिए हमें क्या होने चाहिए? आवेश की आवश्यकता होती है, यानी कि हमें जो Q है Q की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें ये जो ऊपर वाला बल था यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल G, इसे Fg से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस में G लिख देते हैं। G जो होता है वो होता है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कैपिटल जी को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक को करते हैं और गुरुत्व बल को करते हैं, गुरुत्वीय बल को GF से। ठीक है, तो ये जो है हमारा आकर्षण बल है। लेकिन विद्युत चुंबकीय बल जो होता है वो Q होता है। इसके मतलब Q की वजह से होता है, Q प्लस और माइनस दोनों का होता है। ये प्लस और माइनस की वजह से अट्रैक्शन भी होता है, डिस्ट्रैक्शन भी होता है, यानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का प्रभाव रखता है ये बल। कौन सा? विद्युत चुंबकीय बल। तो विद्युत चुंबकीय बल जो होता है इसको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ये भी बहुत दूरी होती है इनके बीच भी, यानी कि बहुत दूरी तक ये काम करता है और ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन सबसे जो पावरफुल बल होता है वो होता है हमारे तीसरे नंबर का बल, जिसके बारे में अभी हम जानेंगे। इस बल के बारे में अभी हम जान लेते हैं कि ये एक तो आवेशित बल है, प्लस और माइनस होने की वजह से ये इसके अंदर आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का बल होता है और ये चुंबक के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, इसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो जाती है, एक क्षेत्र जनरेट हो जाता है, जहां तक कि ये अपने आवेश की वजह से किसी दूसरे आवेश को अपनी तरफ खींच सकता है या फिर उसको अपने से दूर भगा सकता है। तो वो जितनी फील्ड होती है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट बल जो होता है वो होता है प्रबल नाभिकीय बल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये जो फोर्स होता है ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आप जरा ध्यान से समझना कि ये जो बल होता है वो हमें नाभिक के अंदर मिलता है। किसके अंदर मिलता है? नाभिक के अंदर। और नाभिक के अंदर मिलने की वजह से एक बात समझें आप, नाभिक जो होता है नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन होते हैं। अब प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। जब हम प्रोटॉन और प्रोटॉन को जोड़ते हैं या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं
या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं, तब हमें एक बात ध्यान देने की है कि जब ये दोनों पॉजिटिव साइन है तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। अगर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, ये दोनों माइनस माइनस के, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर ये प्रतिकर्षित करेंगे तो ये आपस में किस तरीके से जुड़ सकते हैं, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बल को सबसे ज्यादा पावरफुल बल माना जाता है, या सबसे ज्यादा पावरफुल बल होता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा बल है जिसके अंदर आवेश होते हुए आवेश इस पर काम नहीं कर पाता है, आवेश होते हुए आवेश इस पर काम नहीं कर पाता। ध्यान रखना इस चीज को, ये इतना पावरफुल होता है कि प्लस प्लस को भी बांध कर रखता है और माइनस माइनस को भी बांध कर रखता है। तो ये किसके अंदर मौजूद होता है, नाभिक के अंदर मौजूद होता है। जब इसके आगे चैप्टर होगा उसमें इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन हम कर देंगे। आप इतना समझ लीजिए कि वैद्युत चुंबकीय बल से ये वाला बल 100 गुना अधिक होता है, और ये बल जो होता है बहुत कम दूरी पर होता है। इसका जो कार्य क्षेत्र है बहुत छोटा होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसमें दूरी बहुत लंबी होती है, बहुत पिंडों के बीच की दूरी होती है, जैसा कि सूरज से हमारी पृथ्वी तक की दूरी, वहां से यहां तक हमारा अट्रैक्शन हो रहा है, समझ रहे हैं। और हमें जब चुंबक की बात होती है तो चुंबक भी बहुत दूरी तक हमें आकर्षित कर सकता है और प्रतिकर्षित कर सकता है। परंतु जब हम बात करते हैं प्रबल नाभिकीय बल की, तो ये इतना ज्यादा छोटा होता है कि 10 की पावर माइनस 15 मीटर की इनकी दूरी के बीच में ये बल लगता है। आप समझ सकते हैं 10 की पावर माइनस 15 मीटर। और हम अगर आपसे एक बात और कहें कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगता है, क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लग सकता है? तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक जगह पर हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके बाहर चारों तरफ कक्षाओं में घूम रहे हैं। तो जो कक्षाओं में घूमते हैं, इस प्रोटॉन से न्यूट्रॉन तक की जो दूरी होती है वो 10 की पावर माइनस 10 मीटर होती है। कितनी होती है? 10 की पावर माइनस 10 मीटर। और ये जो बल काम करता है वो 10 की पावर माइनस 15 मीटर की दूरी के अंदर ही काम करता है। ये आप ध्यान रखना। तो 10 की पावर माइनस 15 यानी कि बहुत ज्यादा बहुत छोटी दूरी है जिसके अंदर ये काम करता है। तो ये बल दुनिया का सबसे बड़ा बल होता है, सबसे प्रभावशाली। तो बच्चों बात कर लेते हैं चौथे बल की, जो है हमारा क्षीण नाभिकीय बल, यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो होता है रेडियो एक्टिव पदार्थों के बीच मूल जो कण होते हैं उनमें बीटा कण के क्षय होने पर, यानी कि बीटा कण जब खत्म होता है उनके बीच में ये बल काम करता है, और ये सबसे ज्यादा क्षीण बल होता है, इसका मान सबसे कम होता है। तो इस बल को हम बहुत कम उपयोग में लेते हैं। ये जो बल होता है, इस बल का हम अगर देखें तो आपेक्षित प्रबलता जो होती है वो 10 की पावर माइनस 13 होती है। अगर प्रबल बल की बात करते हैं तो 1 होती है, और विद्युत चुंबकीय बल की बात करें 10 की पावर माइनस 2 होती है। गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो माइनस के 38 होती है, यानी कि 10 की पावर माइनस 38 होती है। तो इस तरीके से ये जो 4 बल हैं ये हमारे प्रकृति के अंदर कार्यरत मूल बल होते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि प्रकृति के अंदर छोटे छोटे तत्वों के अंदर, छोटे छोटे पदार्थों के बीच में हमने बलों को देखा। नाभिक के बीच के बलों को देखते हैं और बड़े बड़े पिंडों के बीच के बलों को भी हम देखते हैं। तो हमें पता चलता है कि बहुत सी भौतिक राशियों का प्रयोग किया जाता है। और हमेशा क्या होता है कि जब हम कोई रिसर्च करते हैं, कोई खोज करते हैं, तो बहुत से नियमों के अंदर भौतिक राशियां बदलती रहती हैं। बहुत सी जगह पर भौतिक राशियों में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो उसके बाद हमें पता चला, एक संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ा। वो संरक्षण का नियम क्या होता है? संरक्षण का नियम यानी कि कंजर्वेशन लॉ। तो कंजर्वेशन लॉ जो है वो क्या लॉ है कि अगर वे सभी नियम जिनमें, वो सारे नियम जिनके अंदर कुछ भौतिक राशियां हमेशा नियत रहती हैं या संरक्षित रहती हैं,
संरक्षण नियम कहलाते हैं। इस प्रकार संरक्षण नियम वह है जो यह प्रदर्शित करता है कि कौन सी भौतिक राशि किस शर्त के अंतर्गत संरक्षित रहती है। संरक्षित रहने का मतलब ना बदलना, कि बहुत से ऐसे नियम हैं जिनके अंदर भौतिक राशियों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब वो भौतिक राशियों कौन सी हैं और किस शर्त की वजह से किस नियम के अंदर वो वहां पर विद्यमान है, इसी नियम को कहते हैं हम संरक्षण का नियम। अब ये संरक्षण के नियमों को हमने बहुत सी जगहों में बांट दिया है। वो कौन कौन से संरक्षण के नियम है ये पता करते हैं अब। तो बच्चों पहला नियम है ऊर्जा संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल संरक्षी हो, यानी कि यहां पर क्या है, काम करने वाला, वस्तु पर काम करने वाला बल जो है वो संरक्षी है, तो निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। यांत्रिक ऊर्जा हम पहले भी समझा चुके हैं, यानी कि उस पर लगने वाली गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग क्या होता है, वो नियत रहता है, यानी कि बदलता नहीं है। ठीक है, नियत का मतलब आप जीरो से भी ले सकते हो कि अगर हमने जितना स्थितिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा है उनका जोड़ क्या होगा, जीरो होगा। टोटल कुल मिलाकर हमें ना तो एक्स्ट्रा मिलेगा कुछ जो स्टार्टिंग में किया है हमने, स्टार्टिंग जिससे की है, जिस बल से की है उतना ही बल लास्ट में हमें मिल जाता है। अगर हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो लास्ट में भी हमें 10 न्यूटन का फोर्स ही मिलेगा। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। अथवा या दूसरी इसकी परिभाषा है कि यदि बल संरक्षी नहीं है तो विश्व की कुल ऊर्जा नियत रहती है। यह ऊर्जा संरक्षण का व्यापक नियम होता है। तो बच्चों दूसरा है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये क्या होता है कि यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बल शून्य हो, यहां पर कार्य करने वाला किसके जगह पर, किसी निकाय पर, किसी निकाय पर कार्य करने वाला बल शून्य हो तो निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। यानी कि यहां पर निकाय पर कार्य करने वाला बल शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। तब निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, उसमें संवेग जो है वो संरक्षित रहेगा। यह रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। ये सारे के सारे नियम आपको याद करने हैं और मुझे कमेंट में बताने हैं कि आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो बच्चों इसका जो चौथा नियम है वो है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, यानी कि मास एनर्जी कंजर्वेशन। देखो इस नियम के अंदर क्या होता है, द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। इस प्रकार द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम यह है कि विश्व की संपूर्ण द्रव्यमान तथा ऊर्जा दोनों एक ही मात्रक में हो अगर, तो योग क्या होता है, संरक्षित रहता है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि आइंस्टीन ने हमें सबसे पहले बताया था कि ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो उनके नियम के अकॉर्डिंग ही द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों एक ही राशि हैं। अगर वो दोनों एक ही मात्रक के रूप में अगर दे दी जाएं तो द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में बदली जा सकती है और ऊर्जा को द्रव्यमान के रूप में बदला जा सकता है। उन्होंने जो इक्वेशन दी वो दी थी E बराबर mc², जहां E जो था वो थी एनर्जी, m था द्रव्यमान और C जो था प्रकाश की चाल थी। ठीक है, अब इसका अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए तो न्यूक्लियनों के बीच में, न्यूक्लियन कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बीच में एक बहुत गहरा संबंध होता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, दोनों एक ही राशि हैं, परंतु जब उनको अलग किया जाता है तो उनके मास में यानी कि उनके द्रव्यमान में थोड़ी सी कमी आ जाती है। और वो जो कमी होती है वो एक नगण्य कमी होती है, परंतु वो कमी होती ही है। तो उस कमी को जो बोलते हैं द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। परंतु हम अगर टोटल ओवरऑल देखें तो ओवरऑल ये होता है कि ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों के अंदर एक दूसरे में संबंध होता है। ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। यही हमारा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। तो बच्चों लास्ट नियम है हमारा जो कहलाता है आवेश संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अनुसार एक विलगित निकाय यानी कि आइसोलेटेड
सिस्टम का कुल आवेश संरक्षित रहता है। इस नियम में क्या रहता है, एक बिलकित निकाय मतलब एक गोल निकाय होता है, उसके अंदर आवेश जो होता है वो संरक्षित रहता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे के सारे नियम पता चल गए होंगे। और मैं लास्ट में आपसे आज एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। वो क्वेश्चन है कि मैंने जो आपको बताया मूल बल होते हैं प्रकृति के अंदर, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बताइए जो मैंने बताया है कि मूल बल कितने होते हैं। अगर जो इस प्रश्न का जवाब देगा, कल उसको अगली वीडियो के अंदर मैं उसका नाम यहां पर लूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आपको अपने इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस को अपने कम्युनिटी टैब के अंदर भी क्वेश्चन को पुट अप करूंगा। आप वहां पर भी उनका जवाब दे सकते हैं एज अ टेस्ट। आप टेस्ट के रूप में वहां पर वोटिंग के रूप में होगा, आप वहां पर टेस्ट दे सकते हैं। तो आप सभी को गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। सभी दोस्तों को शेयर करना, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। गुड लक, ऑल द बेस्ट।